नमस्कार, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी बाय प्रिया पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीसीई यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और बात करते हैं सीसीई के बारे में। तो सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई। तो सीसीई की जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, समग्र मूल्यांकन। समग्र मूल्यांकन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले कि ये होता क्या है सीसीई, इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री, यानी कि सीसीई आया कहां से, इसको लागू किसने की, इसकी सिफारिश किसने की। तो हम इससे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले सिफारिश किसने की। हमारे पास सीसीई को लाने की सिफारिश जो थी वो हमारे पास एजुकेशन पॉलिसी ने दी। और कौन सी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि 1986 1986 में जो हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसने हमारे पास सबसे पहले सीसीई की सिफारिश को दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि आपकी जो रूपरेखा, यानी कि आपका जो सीसीई का फ्रेमवर्क था वो कहां पे तैयार किया गया। तो जो सीसीई का फ्रेमवर्क है वो आपका एनसीएफ 2005 में तैयार किया गया, जो कि हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, वो कहां पे तैयार किया गया, एनसीएफ 2005 में। इसका क्या गया, उसकी फ्रेमवर्क रेडी किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या आते हैं, आपके दोनों पक्ष आते हैं, क्योंकि सीसीई बहुत ब्रॉड है, बहुत व्यापक है और कंटिन्यूस है, तो इसमें आपके दोनों पक्ष, दोनों एस्पेक्ट आते हैं। स्कॉलस्टिक एरिया भी आएगा आपका और पोस्ट स्कॉलस्टिक एरिया, यानी कि शैक्षणिक एवं वह सह शैक्षणिक पक्ष, दोनों इसमें क्या आते हैं, आपके सीसीई में आते हैं, ठीक है। इसके बारे में, इसके बाद हम बात करते हैं कि सीसीई को लागू किसने किया गया, इंप्लीमेंट किसने किया और कब किया। तो सीसीई को लागू किसने किया, सीसीई को लागू किया गया सीबीएसई ने। और कब लागू किया गया, 2009 में क्लास 9th के लिए, ठीक है। सीसीई ने लागू सीसीई को लागू किसने किया गया, सीबीएसई ने लागू किया गया और 2009 में लागू किया गया और 9th क्लास के लिए, ठीक है। ये एक बात हुई। अब हम बात करते हैं आपके टॉपिक के बारे में जो कि हमारे पास है। सबसे पहले हमने इसको दो टुकड़ों में तोड़ा है, एक कंटिन्यूअस, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि कंटिन्यूअस, सतत क्या होता है। तो क्या है सतत, क्या है, एक लगातार, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जो कभी रुकती नहीं। यानी कि आपकी लर्निंग, जो आपकी शिक्षा है, उसकी लर्निंग है, जो अधिगम है उसकी, वो क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास दो तरीके के असेसमेंट होते हैं। जो एक आपकी अधिगम है, जो लर्निंग है, वो लगातार चल रही है और अब क्या कर रहे हो आप, उसका असेसमेंट कर रहे हो, वो आपका क्या आता है, सतत मूल्यांकन में आता है। अब इसमें सतत मूल्यांकन में क्या होता है, आपके पास दो तरीके से आप उसका असेसमेंट करते हो। पहला क्या है आपके पास, फॉर्मेटिव, यानी कि रचनात्मक, ठीक है। और सेकंड क्या है हमारे पास, सम्मेटिव, यानी कि योगात्मक आंकलन, ठीक है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, जैसे जिस फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जब आप ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करते हो, ठीक है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और उसके ड्यूरिंग जो आप असेसमेंट कर रहे हो, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और मैं सब बच्चों को निरीक्षण भी कर रही हूँ, यानी कि ऑब्जर्व भी कर रही हूँ, सब बच्चों पर ध्यान दे रही हूँ, ये क्या है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैं पढ़ाते टाइम भी बच्चों पर ध्यान रख रही हूँ, वो क्या है, यानी कि फॉर्मेटिव क्या है आपका, ड्यूरिंग द प्रोसेस हो रहा है, आपका जो ड्यूरिंग द लर्निंग हो रहा है, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तब हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स उनका सहारा लेते हो, उसके थ्रू बच्चों को आप ऑब्जर्व करते हो। आप यहाँ पे बच्चे का पोर्टफोलियो बनाते हो, बच्चे को रेटिंग स्केल तैयार करते हो, बच्चे की चेकलिस्ट तैयार करते हो। तो आपने क्या किया, कुछ टूल्स के माध्यम से बच्चों का इवेल्युएशन किया, आंकलन किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है आपका, बच्चों से आप तुरंत फीडबैक भी ले सकते हो, प्रतिपुष्टि भी मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या आता है आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट में, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए आंकलन, ठीक है, कि बच्चा सीख रहा है और अगर बच्चे ने कोई त्रुटि करी है तो आप उसको तुरंत सुधार कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है आपके पास, सीखने के लिए आंकलन होता है। अब ये क्या होता है आपके पास, 4 बार होता है, एक सेशन में आपके पास 4 बार होता है। और वो कैसे होता है आपके पास, FA1 प्लस FA2 प्लस FA3 प्लस FA
4, ठीक है। और ये कितना होता है आपके पास 40% का वेटेज होता है, यानी कि हर एक बार 10-10% का वेटेज हो रहा है आपके पास। ये टोटल मिला के कितना हो गया 40%, यानी कि हमारे पास जो FA है वो कितना कैरी कर रहा है 40% वेटेज कैरी कर रहा है। 14% ये 4 बार हो रहा है, ठीक है, एक सेशन में ये 4 बार कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये कैसा होता है आपके पास, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्या है आपके पास, गुणात्मक है, गुणात्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बच्चे को ग्रेड या मार्क्स नहीं के आधार पर नहीं जज कर रहे हो, आकलन कर रहे हो, आप बच्चों के गुणों को देखकर बच्चों को अलग अलग तरीके से बच्चों को आप नोटिस कर कर, ऑब्जर्व कर कर, उसके गुण दोषों को के आधार पर बच्चे का आकलन कर रहे हो और बच्चे को यहाँ पर आप मार्क्स दे रहे हो, ठीक है, आकलन कर रहे हो। वो क्या है आपके पास गुणात्मक पक्ष। ये क्या है आपके पास फॉर्मेटिव क्या होता है, गुणात्मक होता है, यानी कि क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरा योगात्मक पक्ष की, जो कि हमारे पास जो हमेशा लास्ट में होता है। क्या होता है? लास्ट में, अंत में होता है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जब आपने पूरी अधिगम टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया है, आपका सीखने सिखाने की क्रिया जो खत्म हो गई है, लास्ट में जो असेसमेंट जो आंकलन होता है वो क्या होता है आपके पास, योगात्मक आंकलन, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। क्या, कौन सा होता है? ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन। बच्चे ने कितना सीखा उसके बारे में आपने उसका आकलन किया है कि बच्चे ने कितना सीखा है, और उसको आपने क्या कर दिया, उसको इवेल्युएशन किया है। अब यहाँ पे क्या करते हो आप, बच्चे को मार्क्स देते हो। लास्ट में क्या करते हो आप, एक रिटन टेस्ट लेते हो और उसके आधार पर चेक करके आपने उसकी उत्तर पुस्तिका चेक करके आपने बच्चे को ग्रेड दे दिया और नंबर दे दिए। तो उस ये क्या डायरेक्ट निर्णय पे पहुंचा है, आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो ये क्या होता है, बच्चे ने जितना सीखा है उसके आधार पर बच्चे को जज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता है, ये क्या होता है आपके पास 60% वेटेज कैरी करता है। हर ऐसे 2 बार होता है, ऐसे 1 प्लस ऐसे 2, और ये कितने होते हैं 30-30% होते हैं, यानी कि ईयरली एंड हाफ ईयरली, और टोटल इसका वेटेज कितना है 60%। आपके पास यहाँ पर क्या है, मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेडिंग दी जाती है। तो ये क्या है, मात्रात्मक है। ये क्या है आपके पास, मात्रात्मक, यानी कि आपको यहाँ पर नंबर दे दिए जाते हैं, ग्रेड के आधार पर आपका आकलन होता है। और यहाँ पर फॉर्मेटिव में क्या होता है, आपके गुणों के आधार पर आपका आकलन होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे पास फॉर्मेटिव और समेटिव, यानी कि कंटिन्यूअस जो लगातार चल रहा है, वो क्या है आपके पास, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि व्यापक की। कॉम्प्रिहेंसिव क्या हमारे पास, व्यापक है। अब व्यापक क्या होता है, जहां पर आपके पास आपके शैक्षणिक पक्ष भी आए और सह शैक्षणिक पक्ष, यानी कि दोनों पक्ष शामिल होना ही क्या है आपकी व्यापकता है। व्यापकता क्या है, थोड़ी बड़ी होती है, ज्यादा वेटेज होता है। तो क्या होता है आपके पास, शैक्षणिक पक्ष भी है और सह शैक्षणिक पक्ष भी है। अब शैक्षणिक पक्ष क्या होता है, ये क्या होता है, आपका क्लासरूम में आप जो विषय पढ़ रहे हो, आपके पास प्रॉपर पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक है, क्लास है, क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, और अलग अलग विषयों के बारे में, जैसे मैथ, विज्ञान, साइंस, इन सब के बारे, और सामाजिक साइंस, इन सब के बारे में पढ़ रहे हो। वो क्या है आपके पास, स्कॉलस्टिक एरिया, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप शिक्षा ले रहे हो विषयों के बारे में, ठीक है, आपके पाठ्यक्रम के आधार पर आपको शिक्षा मिल रही है, वो क्या है आपका स्कॉलस्टिक एरिया। अब स्कॉलस्टिक एरिया के अंदर क्या आता है आपके पास, संज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी कि आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा है, उसका जो आपका पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, वो कहां पे आता है आपका, स्कॉलस्टिक एरिया में आता है, ठीक है। अब जो आप स्कॉलस्टिक एरिया में जो क्या होता है आपका टेस्ट होता है, आप क्या करते हो, बच्चे ने कितना सीखा उसके बारे में आप टेस्ट करते हो। आप विषय में बच्चे ने कितना विषय किया, क्या करते हो आप, उस बच्चे का जो टेस्ट के थ्रू आप बच्चे के आकलन करते हो। और वो कैसे करोगे आप, एक तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा टेस्ट करेंगे, और दूसरा क्या है, समेटिव असेसमेंट के बारे में, यानी कि आप बच्चे का जो स्कॉलस्टिक एरिया है वो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। वो क्या है आपके पास, स्कॉलस्टिक एरिया, बच्चे ने कितना सीखा और बच्चा कितना सीख रहा है, इन सब के बारे में जो जांच हो रही है, जो आप असेसमेंट कर रहे हो, वो कहां पे कर रहे हो, स्कॉलस्टिक एरिया में, ठीक है। अब क्या है दूसरा, हम बात करते हैं को स्कॉलस्टिक एरिया, यानी कि सह शैक्षणिक क्षेत्र। अब सह शैक्षणिक क्षेत्र में क्या है आपका,
एक तो आपका भावात्मक पक्ष आ जाता है और एक गत्यात्मक क्षेत्र आ जाता है। यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग आपका अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। अब यहां पर आप किसका इवैल्यूएशन कर रहे हो, किसका असेसमेंट कर रहे हो कि आप बच्चे में कितनी स्किल्स हैं, बच्चे में लाइफ स्किल्स कितनी है, बच्चे में वैल्यूज कितनी है, बच्चे की क्या क्या हैबिट है, बच्चा कौन कौन से स्पोर्ट्स में एक्टिविटी कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा कितनी एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा कितना एक्टिव है, कितना आर्ट एंड कल्चर में कितना एक्टिव है। तो यहाँ पर जितने भी आपके भावात्मक और जो आपने जो शारीरिक क्रियाएं करी है, गत्यात्मक पक्ष यानी कि बॉडी जो मूवमेंट है उन सबका कितना यूज कर रहा है, वो कहां पर आपके जज होते असेस किए जाते हैं, कोस स्कोलास्टिक एरिया में। ठीक है, कोस स्कोलास्टिक एरिया में क्या होता है आपका भावात्मक बच्चा क्या फील कर रहा है, बच्चे की क्या क्या भावनाएं हैं, बच्चे की क्या क्या लाइफ स्किल्स हैं, इन सब के बारे में कहां पर बात करी गई है, कोस स्कोलास्टिक एरिया में। ठीक है, तो बात करी हमने कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, जहां पर बात कंटिन्यूअस में बात करी हमने फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट की, एंड हमने कॉम्प्रिहेंसिव में यानी कि व्यापकता में हमने बात करी स्कोलास्टिक एरिया एंड को स्कोलास्टिक एरिया, यानी कि शैक्षणिक पक्ष भी आता है और सह शैक्षणिक पक्ष भी आता है। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि आपके पास कितनी बार एफए होता है और कितनी बार एसए होता है। ठीक है, तो हर प्रत्येक 2 एफए के बाद यानी कि प्रत्येक 2 रचनात्मक आंकलन के बाद एक आपके पास योगात्मक आंकलन होता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा आपके पास FA1 होगा, उसके बाद आपके पास क्या होगा FA2 होगा, उसके बाद आपके पास क्या होता है SA1। ठीक है, तो यानी कि ये आपका हाफ ईयरली प्रोसेस हो गया। ये क्या है आपके पास हाफ ईयरली प्रोसेस, ये 10%, ये 10% एंड ये 30%। ठीक है, एक ये कितना हो गया हाफ ईयरली अर्धवार्षिक, ये क्या है आपके पास अर्धवार्षिक। ठीक है, अब क्या है आपके पास ईयरली क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, ये क्या होगा FA3 होगा आपके पास और FA4 और लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास SA2। ठीक है, इसका इनका भी वेटेज यही है, 10% इसका, 10% इसका एंड 30% इसका, टोटल कितना हो गया 50%। और इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया आपके पास 100%। और ये जो 100% है ये क्या है आपके पास कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ये क्या है आपके पास कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जहां पर आपने बात करी बच्चे में क्या क्या क्वालिटीज हैं, बच्चे को आपने किस किस के आधार पर जज किया है, किस किस के आधार पर बच्चे को आपने असेस किया है उसके बारे में, और जहां पर आपने बात करी बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, कितनी ग्रेडिंग की है बच्चे की, उन सब के आधार पर आप बच्चे को असेस करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे पास CCE के बारे में। तो अगर आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया हो और क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। धन्यवाद।